सोचो 70 शहर और हर शहर दिल्ली जितना बड़ा। अब जरा इमेजिन करो कि आज़ादी के बाद से हमने इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया खो दिया है। शॉकिंग है ना? तो आज चलिए जंगल की कहानी में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। इंडिया के अनमोल जंगलों को बचाने की इस एपिक फाइट को समझते हैं। देखो, ये कहानी 3 पार्ट्स में हमारे सामने आएगी। फर्स्ट अप, द प्रॉब्लम, हमारे ये अनमोल खजाने, ये जंगल आखिर गायब क्यों हो रहे हैं। फिर आएगा द रिस्पॉन्स, जिसमें हम देखेंगे कि सरकार और आम लोगों ने इस चैलेंज से लड़ने के लिए क्या किया। और फाइनली द फ्यूचर, एक ऐसा कल जहां ये जिम्मेदारी हम सबकी है, आपकी और मेरी। तो इस सफर पर हमारे 5 मेन स्टॉप्स होंगे। पहले हम इंडिया के वैनिशिंग ट्रेजर्स को आंखों से देखेंगे। फिर हमारी जड़ों पर हमले की वजह जानेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट का एक्शन प्लान समझेंगे। फिर आएगा जनता का जवाब, चिपको मूवमेंट। और आखिर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम सब मिलकर इन जंगलों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1, इंडियाज वैनिशिंग ट्रेजर्स। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर दाव पर लगा क्या है। हमारे देश की ये नेचुरल वेल्थ कितनी अनमोल है और उस पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले एक सिंपल सा वर्ड समझते हैं, बायोडाइवर्सिटी। पता है इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है? एक विशाल इंडियन थाली इमेजिन करो। जैसे एक थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड सब कुछ जरूरी है एक कंप्लीट मील के लिए, राइट? वैसे ही बायोडाइवर्सिटी में हर पौधा, हर जानवर, हर छोटा सा कीड़ा जरूरी है इस धरती को एक कंप्लीट और हेल्दी प्लैनेट बनाने के लिए। एक भी चीज कम हुई तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। और पता है क्या, ये बैलेंस सच में बिगड़ रहा है। इंडिया में जितने भी वाइल्ड प्लांट्स रिकॉर्ड किए गए हैं ना, उनमें से 10% पर खतरा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी थाली से आपकी फेवरेट सब्जी हमेशा के लिए गायब हो जाए। और ये सिर्फ पौधों की बात नहीं है, हमारे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, उनमें से 20% खतरे में हैं। ये नंबर शायद छोटे लगे, पर इनका मतलब ये है कि हमारे जंगल धीरे धीरे अपनी रौनक, अपनी जान खो रहे हैं। तो ये थ्रेटेंड लिस्ट बनाता कौन है? ये काम करती है IUCN। इसको आप समझ लो जैसे ये नेचर की ग्लोबल स्कोर कीपर है, एक ऐसी संस्था जो पूरी दुनिया में सभी प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है और बताती है कि भाई कौन खतरे में और किसे हमें फौरन बचाना पड़ेगा। IUCN की सबसे सीरियस कैटेगरी है इंडेंजर्ड। ये वो स्पीशीज हैं जो विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पर हैं, एकदम ऑन द एज। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ब्लैक बग जैसे खूबसूरत जीव हमें सिर्फ तस्वीरों में ही दिखेंगे। नेक्स्ट आती है वल्नरेबल कैटेगरी। ये वो स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही है। अगर चीजें नहीं बदली ना तो ये जल्द ही एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। हमारे अपने एशियाटिक एलिफेंट इसी लिस्ट में हैं। सोचो, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। फिर आती हैं रेयर स्पीशीज। इनकी आबादी पहले से ही बहुत कम है और ये आमतौर पर एक छोटे से स्पेसिफिक इलाके में ही रहते हैं, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बेयर। इसका मतलब ये है कि अगर उनके उस छोटे से घर को कुछ हो गया तो वो सीधा एंडेंजर्ड लिस्ट में जा सकते हैं। और सबसे आखिर में एक्सटिंक्ट। ये वो स्पीशीज हैं जो अब इस धरती पर नहीं हैं, गॉन फॉरएवर। हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। जैसे एशियाटिक चीता, जिसे इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये एक ऐसी गलती है जिसे हम कभी भी सुधार नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस हालत तक पहुंचे कैसे? हमारे जंगल क्यों कम हो रहे हैं? चलिए, अब वक्त है इस कहानी की जड़ों को समझने का। लेट्स जंप इनटू अ टाइम मशीन एंड गो बैक। देखो, हमारे जंगलों पर हमला एक दिन में नहीं हुआ, ये स्टेजेस में हुआ। सबसे पहले कॉलोनियल एरा, जब अंग्रेजों ने रेलवेज और कमर्शियल फॉरेस्ट्री के लिए अंधाधुंध पेड़ काटे। फिर आज़ादी के बाद 1951 से 1980 के बीच खेती के लिए 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट साफ कर दिया गया। फिर आए बड़े बड़े डैम्स, जो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल निगल गए। और आज माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का प्रेशर लगातार बना हुआ है। सच तो ये है कि इसकी नींव कॉलोनियल पीरियड में ही रख दी गई थी। अंग्रेजों ने जंगल को एक लिविंग ब्रीदिंग इकोसिस्टम की तरह देखा ही नहीं। उनके लिए ये बस एक रिसोर्स था, एक सामान, टिम्बर और टैक्स कमाने का जरिया, बस। और ये सोच अनफॉर्चुनेटली आज भी जिंदा है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल का बुक्सा टाइगर रिजर्व। यहाँ हो रही डोलोमाइट माइनिंग ने इस रिजर्व को अस्तित्व के संकट में डाल दिया है। इससे न सिर्फ जानवरों का घर छिन रहा है, बल्कि उनके आने जाने के जो नेचुरल हाईवेज होते हैं ना, जिन्हें माइग्रेशन रूट्स कहते हैं, वो भी बंद हो गए हैं। इस पूरी सिचुएशन को ना जेंगा गेम से समझते हैं। आप सबने खेला होगा, जब आप एक जेंगा टावर से छोटा सा ब्लॉक निकालते हो, टावर खड़ा रहता है, राइट? आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप एक के बाद एक ब्लॉक
एक खेती के लिए, एक माइनिंग के लिए, एक डैम के लिए निकालते जाते हो तो अचानक पूरा टावर धराशायी हो जाता है। हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल वैसा ही है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है, पर इससे मेरी लाइफ पर क्या फर्क पड़ता है? तो सुनो, ये सिर्फ पेड़ों की बात नहीं है। जब जंगल कटते हैं तो आपके शहर में, आपके घर में पानी कम हो जाता है, गर्मी की लहर और तेज हो जाती है, इसी का बिल बढ़ जाता है, और हाँ, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आपके घर का पानी, आपका बिल और आपकी सेफ्टी सब इन्हीं जंगलों से जुड़े हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सवाल है कि आखिर हमने किया क्या? चलिए अब चलते हैं एक्ट 2 में और देखते हैं गवर्नमेंट का एक्शन प्लान। जब वो जेंगा टावर गिरने वाला था तो सरकार ने उसे संभालने के लिए क्या कदम उठाए? सबसे बड़ा और पहला कदम था 1972 का इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक गेम चेंजर था। इसने पहली बार एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाई उन स्पीशीज की जिन्हें बचाना है। एंडेंजर्ड स्पीशीज के शिकार पर टोटल बैन लगा दिया, उनके घरों को यानी हैबिटेट्स को लीगल प्रोटेक्शन दी और वाइल्ड लाइफ के बिजनेस पर सख्त पाबंदी लगा दी। ये कॉन्जर्वेशन की लड़ाई में हमारा पहला मजबूत हथियार था। इस एक्ट के ठीक अगले साल 1973 में लॉन्च हुआ इंडिया का और शायद पूरी दुनिया का सबसे फेमस कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की जरूरत क्यों पड़ी? बस ये नंबर्स देख लो। 1900s के शुरू में इंडिया में लगभग 55,000 टाइगर्स थे। 1973 तक ये नंबर गिरकर सिर्फ 1827 रह गया था। अगर कुछ न किया जाता तो हमारा नेशनल एनिमल भी शायद एशियाटिक चीता की तरह हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाता। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर पूरे देश में टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। उत्तराखंड के कॉर्बेट से लेकर केरला के पेरियार तक, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन से लेकर राजस्थान के सरिस्का तक। और ये सिर्फ टाइगर्स के लिए घर नहीं थे, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश थी। क्योंकि सिंपल सी बात है, जहां टाइगर रहता है वहां जंगल भी हेल्दी रहता है। सरकार तो अपनी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कहानी का असली हीरो अभी आना बाकी था। एक्ट 2 का दूसरा हिस्सा है द पीपल्स हग, चिपको। ये वो कहानी है जब आम लोगों ने, आम औरतों ने अपने जंगलों को बचाने के लिए एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसे दुनिया ने देखा। ये कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद में, गढ़वाल के इन खूबसूरत जंगलों से। ये जंगल यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ पेड़ नहीं थे, ये उनकी लाइफलाइन थी। उनका फ्यूल, उनका फॉडर, उनका पानी, सब कुछ यहाँ से मिलता था। ये उनकी माँ थे। तारीख थी 25 मार्च 1974। जगह थी रेनी गांव। ठेकेदार के लोग 2,500 पेड़ काटने पहुंचे। बहुत चालाकी से गांव के सारे मर्दों को मुआवजे के बहाने पास के शहर भेज दिया गया। ठेकेदारों को लगा मैदान साफ है, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि गांव में औरतें थीं। गौरा देवी 27 औरतों के साथ जंगल पहुंची और उनका रास्ता रोक लिया। जब धमकियों से बात नहीं बनी तो इन औरतों ने वो किया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। वो पेड़ों से चिपक गईं। उन्होंने कहा, इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना होगा। ये आज़ाद भारत का सबसे शक्तिशाली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। एक सेकंड के लिए सोचिए, पॉज करके सोचिए, अगर आप उस दिन रेनी गांव में होते, गौरा देवी के साथ, सामने गुस्से में ठेकेदार, हाथ में कुल्हाड़ियां, क्या आप में वो हिम्मत होती कि आप भी आगे बढ़कर एक पेड़ से लिपट जाते? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई रियली वांट टू नो। रैनी की औरतों की हिम्मत रंग लाई। सरकार को झुकना पड़ा और हिमालयाज में 15 साल के लिए पेड़ों की कटाई पर बैन लग गया। चिपको ने साबित कर दिया कि कम्युनिटीज मिलकर जंगल उगा सकती हैं। इसने पूरे देश में कर्नाटका के एपिको आंदोलन जैसे कई मूवमेंट्स को इंस्पायर किया और पूरी दुनिया के लिए ये ग्रास रूट्स एक्टिविज्म की एक जिंदा मिसाल बन गया। तो हमने प्रॉब्लम देखी, सरकार और जनता के रिस्पॉन्स देखे। अब आते हैं हमारी कहानी के आखिरी एक्ट पर, एक्ट 3, सेविंग फॉरेस्ट्स टुगेदर। सवाल ये है, अब आगे क्या? आज हम कॉन्जर्वेशन के लिए क्या नए तरीके अपना रहे हैं? एक तरीका तो हमारी सदियों पुरानी परंपरा में छुपा है, सेक्रेड ग्रोव्स। ये देवताओं के जंगल हैं, फॉरेस्ट के वो हिस्से जिन्हें लोकल कम्युनिटीज अपनी धार्मिक आस्था के कारण प्रोटेक्ट करती हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ देवी देवता रहते हैं, इसलिए यहाँ एक टहनी भी नहीं काटी जाती, और इसी विश्वास ने सदियों से इन जंगलों को बचाए रखा है। इसके एग्जाम्पल्स पूरे इंडिया में मिलते हैं। छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल लोग महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार के ट्राइब्स शादियों में इमली और आम के पेड़ की, और राजस्थान के बिश्नोई समाज के लिए तो ब्लैक बग और नीलगाय उनके परिवार का हिस्सा है। उनकी रक्षा करना उनका धर्म है। ये सब बायोडायवर्सिटी को बचाने के प्रैक्टिकल लेसन्स हैं।
एंशिएंट विजडम के साथ अब मॉडर्न पार्टनरशिप्स भी जुड़ रही हैं, जैसे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM। इसे घर में एक फेस्टिवल की तरह सोचो। स्टेप 1, एक कमेटी बनती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव वाले मिलकर एक टीम बनाते हैं। स्टेप 2, काम का बंटवारा। कम्युनिटी जंगल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेती है, जिससे घर के लोग डेकोरेशन और खाना बांट लेते हैं। और स्टेप 3, सबको फायदा। बदले में कम्युनिटी को जंगल से फल, फूल और दवाइयां मिलती हैं, और जब टिम्बर हार्वेस्ट होता है उसमें भी उनका हिस्सा होता है। इट्स अ विन विन। इसके अलावा आज के दौर के सिटीजन मूवमेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बीच बचाओ आंदोलन और नवदानिया जैसे मूवमेंट्स ने ये प्रूव कर दिया है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना भी अच्छी खेती कर सकते हैं, और ऐसा करके ये सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि हमारी फसलों की बायोडाइवर्सिटी को भी बचा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि हमारे जंगलों का भविष्य एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है, और ना ही सिर्फ गौरा देवी जैसे एक्टिविस्ट का। ये एक पार्टनरशिप है सरकार और उसके लोगों के बीच। जब तक ये दोनों हाथ मिलाकर काम नहीं करेंगे, हम अपने जंगलों को नहीं बचा पाएंगे। हमारे जंगलों की कहानी में नुकसान था, संघर्ष था, और अब एक साझेदारी है। इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ता हूँ